धन्यवाद देहरादून। थैंक यू। नमस्कार। देखिए, अक्सर जब हम नमस्कार बोलते हैं तो बहुत सारे आदमी संकोच करते हैं नमस्कार करने में, लेकिन मेरा तो पूरा बिजनेस ही नमस्कार करने से बढ़ा। मैं तो चलते रास्ते ही किसी को बोल देता हूं नमस्कार। मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि नमस्कार नहीं, वो भी कहता है नमस्कार, और इस नमस्कार की कहानियां लिखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हर उस चीज पर टैक्स जो सर्विस में हम लेते हैं, चाहे वो किसी हो या कोई वस्तु हो, उन हर चीज पर टैक्स लगाया। और एक जानकारी के मुताबिक, क्योंकि आरसीएम वाले नमस्कार बहुत बोलते हैं, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सोच रही है कि नमस्कार के ऊपर भी, तो जब तक ये टैक्स लग जाए उससे पहले भैया खुलकर बोल लो नमस्कार, क्योंकि उसके बाद हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा मसल मुकेश कोठारी मेरा नाम है। राजस्थान की सिटी है भीलवाड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। और आज इस बिजनेस की बात कर रहे हैं। पीछे एक बैनर लगा है और पिछले 45 मिनट से आप ये बार बार सुन रहे हैं आरसीएम बिजनेस। तो आपको अभी तक ये पता चल चुका है कि आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। जिस बिजनेस की अभी मैं कुछ चंद मिनटों में आपके साथ बात करूंगा, इस बिजनेस को ठीक पिछले 5.25 सालों से मैं लगातार जीता हूं, मैं सीखता हूं, मैं करता हूं। इन 5.25 सालों में लगातार इस बिजनेस को करने के बाद मुझे इस बिजनेस से क्या मिला है, क्या मिलने वाला है, ये बिजनेस क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका विजन क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसे कैसे किया जाता है और इसे कब किया जाता है, ये सारी बातें मेरे अपने अनुभव के आधार पर अगले कुछ चंद मिनटों में आपके साथ शेयर करूंगा। यूं कहे तो मेरा यहां पर आना का उद्देश्य कुछ थोड़ा अलग है। मैं आज आपको सिर्फ अपने अनुभव शेयर करने आया हूं। यूं तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, मेरी एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन 5.25 सालों में मेरे अनुभव इस बिजनेस में हैं। यूं कहे तो जिंदगी के अनुभव में आप मेरे से कहीं ज्यादा हैं, और आप मुझे कहीं मायनों में अपनी जिंदगी के बारे में तो मुझे समझा सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आपसे ज्यादा मुझे 1% नॉलेज है, और वही शेयर करने के लिए आया हूं। और शॉर्ट में अगर देसी भाषा में मैं बोलूं तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि ये एक दीवार है। इस दीवार पर हमने पिछले 5.25 सालों में 50 बार अलग अलग टेक्निक से सिर फोड़ा है, और जब भी सिर फोड़ा है तो हमारे चोट लगी है, और चोट की साइज क्या क्या थी। और आज मैं वही बताने आया हूं कि भैया ऐसे सिर फोड़ते हैं तो चोट लगती है, ये सिर्फ आप मत फोड़ना, क्योंकि हमने सिर फोड़ फोड़ के सीखा, इसलिए 5.25 साल लगे, आपको 2 साल ही लगेगा अगर आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो। धन्यवाद। इस बिजनेस को ठीक 5.25 साल से मैं जीता हूं। छोटे से बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो इस बिजनेस को करने से पहले भीलवाड़ा के अंदर एक पेंट पीस का कपड़ा बनाने वाली, एक शूटिंग बनाने वाली प्राइवेट कंपनी में मेरी सर्विस हुआ करती थी। लगभग 19.5 साल की एज में अपनी सर्विस का कैरियर मैंने चालू किया था। इतनी कम एज में सर्विस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे फादर डिफेंस सर्विसेज में थे। फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी, जिसका नतीजा था कि उन्हें उस समय कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब मेरे फादर का कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ, उस समय मेरे फादर की जो पेंशन की अमाउंट आया करती थी वो मात्र 800 रुपए की हुआ करती थी, और उस समय मेरी एज हुआ करती थी 9 साल की, और हमारा 6 भाई बहनों का परिवार था, सबसे छोटा मैं। यहां पर सारे आप एजुकेटेड, बुद्धिजीवी, समझदार आदमी बैठे हैं। आपको ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि 800 रुपए में 6 भाई बहनों का कैसे गुजारा चलता होगा। आप डिफाइन कीजिए, आप सोचिए। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी एजुकेशन, हम बच्चों की एजुकेशन उस समय कंप्लीट करवाई जिस समय उनके पास ढंग से अपने बच्चों को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं थे। मैं गर्व करता हूं सबसे पहले भगवान, उसके बाद मेरे माँ बाप और आपके माँ बाप पर, क्योंकि जिन माँ बाप को आप में से कुछ लोग भूल चुके हैं उनको मैं फिर याद दिला दूं
कि आपके मां बाप ने आपको यहां तक पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, ये शायद आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं होगा। आप थोड़ा एहसास कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जो त्याग, जो बलिदान आपके मां बाप दे सकते हैं, दुनिया की अब तक कोई भी हस्ती इस तरह के त्याग और बलिदान नहीं दे सकी है और नहीं ऐसा कोई उदाहरण पैदा हुआ है। तो एक छोटा सा मैसेज यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में किसे भी भूल जाना, लेकिन अपने मां बाप को मत भूल जाना। वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 रहेंगे हमेशा। इस बिजनेस पर इस बात का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, है ना, अगर आप अपने मां बाप को नहीं भूले तो। ठीक है जी, धन्यवाद। तो हमारे मां बाप ने उस समय हमारी एजुकेशन कंप्लीट कराई, हमें कभी कोई कष्ट महसूस होने नहीं दिया। लेकिन मैं जब 9 साल का था तो मेरे फैमिली के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती थी मैं उसको गौर से देखता था। हालांकि उस समय मैं समझता नहीं था, लेकिन जब मैं आज उन चीजों को याद करता हूं तो मेरा दिल पूरा भर आता है। मुझे वो दौर अच्छी तरह याद है कि मेरे बड़े भाई और बड़ी सिस्टर कॉलेज में पढ़ा करते थे जब मैं 9 साल का था। तो एग्जाम जब होता था तो एग्जाम के दिनों में उन्हें चाय पीने की इच्छा होती थी रात को पढ़ाई के दौरान। तो कभी घर में चाय नहीं मिला करती थी, चाय की पत्ती नहीं मिला करती थी, और कभी घर में दूध नहीं मिला करता था। मुझे वो दौर भी अच्छी तरह याद है जब हमारी 2 बड़ी सिस्टर की शादी हुई। मैं छोटा था, फादर के पास शादी करने के लिए जमा पूंजी नहीं थी। इसका नतीजा क्या था कि हमारा एक पुश्तैनी मकान था, उस मकान को सेल आउट करना पड़ा फादर को। उस मकान के पैसे जो आए उससे हमारी 2 सिस्टर की शादी हुई। लेकिन जब 2 सिस्टर की शादी हुई तो हमारा आधा मकान सेल आउट हो चुका था। अब हमारे पास एक रूम और एक किचन बचा था। रूम के अंदर हम सारे भाई बहन सोया करते थे चारों, और किचन के अंदर हमारे मां बाप। 95% जो हमारे रिश्तेदार जो थे वो सारे के सारे समझदार थे, 95%। लेकिन 5% ऐसे रिश्तेदार थे जो ज्यादा समझदार नहीं थे। 95% रिश्तेदार कभी भी हमारे घर पर रुकना नहीं पसंद करते थे और खाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी हालत कैसी है। लेकिन 5% इन बातों से अनभिज्ञ थे, वो हमारे घर पर आकर बैठ जाते थे और कहते थे कि आज हम यहीं पर रुकेंगे। तो उस पूरे दिन भर पूरी फैमिली में चर्चा का विषय ही यही रहता कि ये मेहमान कहां पर सोएंगे और इन्हें क्या खिलाया जाएगा। पूरे दिन भर चर्चा होती, खिलाने की बात आती है तो कैसे इंतजाम करके उन्हें अच्छा खासा खाना खिलाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव की कहावत मशहूर है। लेकिन जब सुलाने की बात आती थी तो एक रूम और मेहमान। तो राजस्थान में रूम के ऊपर एक स्टेप होती है जहां पर सामान रखा जाता है, जिसे राजस्थान में टांड कहते हैं, और उसको अगर क्लोज करके ऊपर एक गेट लगा दें, यानी ऊपर का स्टोर बिना सीढ़ी का, बिना स्टेप का, तो राजस्थान में उस ऊपर वाले स्टोर को भकारी कहते हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई भी मेहमान आता था तो हम सारे भाई बहनों का ट्रांसफर, हाँ भाई मेहमान को थोड़ी कह सकते आप जाइए, जाना हमें ही पड़ता था। वो बातें उस समय मेरे बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब मैं याद करता हूं तो मुझे वो एक एक बात अभी समझ में आती है। मुझे वो दौर अभी तक याद है जब मेरी मां 100 ग्राम देसी घी को 3 महीने तक संभाल कर रखती थी। मैं छोटा था, उस समय जिद करता था कि मां आप मेरी रोटी के ऊपर घी क्यों नहीं लगाते। तो मेरी मां मुझे गोद में बिठाकर समझाती थी कि बेटा देखो, अचानक घर में कोई मेहमान आ सकता है ना, तो मेहमान को तो पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। मुझे समझाया जाता। मुझे वो दौर भी अच्छी तरह याद है जब मेरे फादर को किचन का निर्माण करना था, और किचन का निर्माण करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और उनके पास पैसे नहीं थे इस वजह से कम पैसों में उस किचन का निर्माण करना था। तो उस समय सीमेंट के अंदर जो मिट्टी को मिलाया जाता है, जिस रेत को मिलाया जाता है, जिस बजरी को मिलाया जाता है, एक ट्रक आता, रोड पर खाली होकर वो मिट्टी चला जाता। अब उस रोड से मिट्टी को हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर लाने के लिए जब किसी लेबर को हम कॉन्ट्रैक्ट देते थे तो वो उस समय 15-20 रुपए मांगता था, और ये 15-20 रुपए उस समय हमारे पास देने के लिए नहीं थे। तो हम पैसे बचाने के लिए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। वो टेक्निक क्या थी? हम रात को 11:30 बजने का इंतजार करते थे।
यूं ही रात की 11:30 बजती, सारे पड़ोसी सो जाते तो हम सारे भाई बहन बाहर निकल जाते और वो उठने से पहले उस सारी मिट्टी को हम अंदर डाल दिया करते थे और हमारे 15-20 रुपए बच जाया करते थे। और ये छोटी छोटी टेक्निक्स हमारी उस समय पैसे बचाने की होती थी। इस अभावग्रस्त जिंदगी से निकले, लेकिन उस समय तक हमारे फादर मदर ने हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम क्या करते हैं। लेकिन बीकॉम का एग्जाम दिया 19.5 साल की एज में। शायद मेरे माँ बाप इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। एग्जाम देते ही मैं घर पर आया। घर पर आते ही जूं ही मैं अपने रूम में गया, अपनी शर्ट को हैंगर पे लगाई, मेरी मदर मेरे पास आती है और धीरे से कहती कि मुकेश, आज तुम्हें एक बात बताते हैं कि तुमने जो आज एग्जाम दिया है ये तुम्हारा अंतिम एग्जाम है हमारी तरफ से, हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब ऐसी बात मुझे बताई गई तो जीवन के सारे सपने उसी समय चकनाचूर होते हुए नजर आए। लेकिन मां बाप ने ये बात हमें बोली तो कोई न कोई सोच के साथ बोली होगी, और इसी चीज को मैं उस समय सोचने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी मदर ने आंसू निकालते हुए कहा कि नहीं, तुम इसका उल्टा अर्थ मत ले जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हम पढ़ने से रोकते, बस फर्क इतना सा आएगा कि पहले तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम उठाते थे, अगर अब तुम्हें पढ़ना है तो तुम तुम्हारा खर्चा खुद हटाओ, खुद निकालो, क्योंकि आज के बाद हम तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी ताकत और कैपेसिटी थी वो अभी हमने कर बताया है। अब सोचिए, मां बाप का कोई कंपैरिजन है? मां बाप अभी भी कह रहे हैं कि हम तुमसे खाना नहीं चाहते, तुम अभी भी पढ़ सकते हो, सिर्फ अपनी खुद की इनकम जनरेट करो पढ़ाई के दौरान। जीवन की हकीकत से सामना हुआ। भीलवाड़ा के अंदर नौकरी की तलाश में दौड़ने लगा। उस समय हमारी फैमिली के पास न कोई जैक होता था और न ही कोई चेक होता था। उसी का नतीजा था कि 1 महीने तक लगातार दौड़ लगाई पूरे भीलवाड़ा में, सर्विस नहीं मिली। घर पर आकर थक कर बैठ गया। एक दिन दोस्त के फादर ने मुझे बुलाया, मुझे एक विजिटिंग कार्ड हाथ में थमाया और मुझे कहा गया कि इस कंपनी में जाइए, आपको सर्विस मिल जाएगी। मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि 1 महीने तक चक्कर लगाकर मैं समझ चुका था कि ये सब फालतू की बातें हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। इस दुनिया में सबका साम्राज्य अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि 1% आशा की वजह से मैं उस कंपनी में उस कार्ड को लेकर पहुंचा। मेरे से नाम पूछा गया और कहा गया कि आप कल से आ जाइए। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे शौक लगा कि क्या ये सच है, लेकिन वास्तव में वो मुझे यही कह रहे थे कि आप कल से आ जाइए। मैंने उस समय अपने मैनेजर से यह तक नहीं पूछा कि आप कितनी सैलरी दोगे, क्योंकि बात सैलरी का विषय नहीं थी, बात ही नौकरी मिलने का क्वेश्चन। और मैंने कहा सर्विस मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए, और मैं घर पर आ गया। अगले ही दिन तैयार होकर ऑफिस पहुंच गया। पहला दिन ऑफिस का टाइम था 10:30 का और मैं पहुंच गया 9:30 बजे। कहते ना कि जब कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसकी अवेयरनेस अपने आप पैदा होती है। जैसे हमारी ऑक्सीजन बड़ी आराम से मिलती है तो उसकी अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है। अगर आपको बता दूं कि 1, 1.5, 2 मिनट भी अगर आपकी ऑक्सीजन को रोक लिया जाए तो शायद आप इस संसार में जीवित नहीं रहेंगे। जिस चीज की इतनी बड़ी वैल्यू कि जिसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता, लेकिन उसकी हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं। जहां जाते हैं वहां, अरे दोस्त, उसकी वैल्यू समझनी है तो उस व्यक्ति से पूछना जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में उसे रखा गया है, ऑक्सीजन का मास्क उसके ऊपर लगाया गया है, वो होश में है, उसके कान में धीरे से बोलना, भैया 2 मिनट के लिए हटा दूं। तब उसकी वैल्यू का उसे पता चलता है। तो दोस्त, आपका जीवन इस दुनिया में लेना कितना बड़ा वैल्यूबल काम है, इसको आप महसूस करें। आपका ये शरीर जो है, इसकी वैल्यू को समझें। अगर मेडिकल साइंस में आपकी शरीर की वैल्यू को निकाला जाए तो करोड़ों रुपए की है, हम नहीं समझे अभी तक। मेरे दोस्त का एक हाथ फ्रैक्चर हुआ, पूरा हाथ निकल गया बाहर। एक टेक्नोलॉजी के तहत उसे अमेरिका में वापस लगाया जा सकता था। मेरे दोस्त के फादर पैसे वाले थे, उन्होंने फटाफट वीजा हुए और इमरजेंसी वीजा के साथ उन्हें अमेरिका शिफ्ट किया गया और वो हाथ का ट्रीटमेंट हुआ। लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च हुए, हाथ सही हो गया। उस दिन मुझे वास्तव में अपने हाथ की कीमत का वैल्यू पता चली। मैंने कहा, भैया मेरा हाथ 20 लाख का एक, मेरे मां बाप इस हाथ में 20 लाख रुपए उनके पास अगर हो तो वो खर्च कर सकते हैं। तो एक हाथ 20 लाख का, तो दूसरा कितने का हुआ? तो 40 लाख के तो हाथ, तो 40 लाख की टांगें भी होगी। हाथ और पैरों को मिलाया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के तो हाथ पैर आपके।
जो इंडियन साइंस में उसकी रेट है। फिर आपकी हड्डियां, आपकी खून, आपके गुर्दा, आपके दिल और आपकी सारी धमनियों का सारा रेट निकाला जाए मेडिकल साइंस के अनुसार, तो आपका आज न्यूनतम स्तर वाले व्यक्ति का भी पूरा शरीर 5 करोड़ में बिकने के लिए तैयार है। कोई भी बिकवा लीजिए, आज कोई भी चले जाइए, 5 करोड़ में उसका शरीर बिकने के लिए तैयार है। ये तो ह्यूमन राइट्स की तरफ से नियम बने हुए हैं कि आदमी को जिंदा को मार नहीं सकते। बाकी उसके एक एक पार्ट्स की वैल्यू निकाले जाए तो 5 करोड़ मिनिमम। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, इस 5 करोड़ के शरीर को कितने रुपए में गिरवे रखा है? ए भैया 5,000 दे देना, करवा ले, कुछ भी करवा ले। 10,000 देना, कुछ भी करवा ले। क्योंकि हमें हमारी वैल्यू के बारे में पता नहीं। मैंने उस समय अपने मैनेजर से यह तक नहीं पूछा कि आप कितनी सैलरी दोगे। चला गया काम पर, लगातार 1 महीने तक काम किया। सर्विस का दिन, 1 तारीख आई, सैलरी का टाइम। लाइन लगी हुई थी सैलरी लेने वालों की, और जिंदगी का पहला अनुभव, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। मेरा नाम आया और मेरे हाथ में 750 रुपए पकड़ाए गए। 750 रुपए को देखते ही मेरे जीवन में जो 16 साल में मैंने सपने बनाए थे, वो सब सपने चकनाचूर होते हुए नजर आए। मुझे लग गया कि भैया ये तूने हेलीकॉप्टर का जो सपना बनाया है, तू तो तेरी एक्चुअल जिंदगी में तो साइकिल लेने के काबिल भी नहीं है। सपनों को छोटा करना चालू किया। मैं आगे बढ़ा सोचते हुए, पीछे ही मेरी कंपनी का चपरासी खड़ा था। वो अंगूठा छाप, पानी पिलाने का काम। मेरे सामने उसे सैलरी दी गई 1500 रुपए, 1500। एक बीकॉम पास लड़का उसे 750, और एक अनपढ़ आदमी जो अंगूठा छाप लगाकर वहां पर सैलरी उठाता है उसे 1500 रुपए। ये बात मुझे हजम ही नहीं हुई। ये क्या हो रहा है इस दुनिया में? और आप में से कुछ लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आज आई है, आपको भी आ जाएगी। आपकी अलग अलग एज सेगमेंट के व्यक्ति यहां पर सकते हैं। कोई आदमी 20 साल का होगा, कोई 30, 40, 50, 60, 65, 70 साल के व्यक्ति यहां पर होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 65 और 70 साल के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपने अपने सपनों को खो दिया है तो आप जीरो हैं। लेकिन अगर आपके सपने जीवित हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज में हैं। क्योंकि धीरू भाई अंबानी 40 साल का था तो आप में से कोई भी इंसान उसे नहीं जानता था। जानता था? लेकिन 40 साल के बाद उस बच्चे ने क्या करके बताया कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया उसे जानती थी। क्यों? क्योंकि 40 साल के होने के बाद भी उसने अपने सपने को खत्म नहीं किया था। उसने अपने गोल को, अपने टारगेट को खत्म नहीं किया था। लेकिन हम किसी क्षेत्र में 5 बार अगर असफलता हमें मिले, 5 बार छोड़ो यार, 2 बार भी असफलता मिले तो हम उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। एक कविता बचपन में आपने सुनी हो, हार नहीं होती, है ना? कोशिश करने वालों की। उस जीवन में इस कविता को हमने इतनी बार अंदर डाला है कि वो पूरी कविता हमें याद हो गई। लेकिन कभी भी हम में से किसी इंसान ने उस कविता का एक भी शब्द अपने जीवन में नहीं उतारा। नहीं उतारा। अगर आप इजाजत दें तो वो कविता आपको याद दिलाऊं, मैं वापस दिलाऊं? क्योंकि इस बार कविता को आप सुनने के हिसाब से मत सुनना, इस बार महसूस करने के हिसाब से सुनना। जिंदगी में अब तक ये कविता आपने सुनी है, लेकिन आज इसको महसूस कर लेना कि कामयाबी लिखी कहां से जाती है। क्योंकि उस कविता का जो शीर्षक था, हार नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, इस बार महसूस कर लेना, क्योंकि अगली बार जब ये कविता आपके सामने आए तो आप पूरे हिल जाने चाहिए। इसमें लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उसे अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाला। क्या लिखा है कि चींटी भी जब काम करना चालू करती है तो हर बार वो सक्सेस नहीं होती,
लेकिन लगातार उसके लगे रहने की वजह से एक समय ऐसा आता है जब उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती और वो अपनी मंजिल को पा लेती है। दूसरे पैराग्राफ पे कितनी जोरदार चीज लिखी है, 1 अरब रुपए का ये पैराग्राफ होना चाहिए। हिंदुस्तान में ये सारी चीजें सस्ती है। इसमें लिखा है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु यानी समुद्र। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। बड़ी आसानी से मोती उसे गहरे पानी में नहीं मिलते। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। अब वहां कम नहीं होता वो, जब उसके हाथ में मोती नहीं आता है तो वो पहले से डबल एक्साइटेड होता है और अब कहता है कि यस, अब मैं इस बार तो अपने मोती पे लेकर रहूंगा। फिर डुबकी लगा देता है।